नमस्कार। श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी आज आपको संधि व संधि विच्छेद के बारे में जानकारी दूंगी। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं और संधि किस प्रकार की जाती है व संधि विच्छेद किस प्रकार से किए जाते हैं, यह सब हम आज इस पाठ में जानेंगे। संधि शब्द सम जमा धी से मिलकर बना है और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। भाषा में व्याकरण की दृष्टि से जब दो ध्वनियाँ एक दूसरे के निकट आ जाती हैं तो वे परस्पर जुड़कर एक नई स्वतंत्र ध्वनि को जन्म देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब दो ध्वनियाँ या ये कह सकते हैं कि दो वर्ण एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वे आपस में जुड़कर या फिर कह सकते हैं कि आपस में मिलकर एक नई स्वतंत्र ध्वनि को जन्म देते हैं, जैसे हिम जमा अचल, हिमाचल। यहाँ पर हिम के अंतिम अक्षर म में छुपा हुआ अ तथा अचल शब्द का आरंभिक अ परस्पर मिल गए तो यहाँ पर हिम शब्द जो है उसके म में अ छुपा हुआ है, क्योंकि म एक अक्षर है, म वर्ण नहीं है और इसीलिए म में अ छुपा हुआ है। और अचल शब्द का आरंभिक अ वर्ण है, तो दोनों वर्ण मिलकर एक नई स्वतंत्र ध्वनि को जन्म देते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों अ मिलकर आ बन गए तथा दोनों शब्दों से मिलकर एक नया शब्द हिमाचल बन गया। तो इस प्रकार से संधि के अंतर्गत दो वर्णों का मेल होता है, ना कि दो अक्षरों का। अब संधि विच्छेद के बारे में भी जान लेते हैं। संधि विच्छेद संधि के ठीक विपरीत होता है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है और संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से पहली अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, जैसे हिमालय, हिम जमा आलय, जगन्नाथ, जगत जमा नाथ, सज्जन, सत जमा जन, दुर्जन, दुहु जमा जन, इत्यादि, इति जमा आदि। इस प्रकार से संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से पहली अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन या जो बदलाव या ये कह सकते हैं जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, जैसे वर्ग जमा आकार, वर्गाकार। तो यहाँ पर वर्ग शब्द के ग में अ छिपा हुआ है और अ तथा आ मिलकर दोनों एक नई ध्वनि आ को जन्म देते हैं और वर्ग जमा आकार से वर्गाकार शब्द बन जाता है। उसी प्रकार भारत जमा इंदु, तो यहाँ पर त में अ छिपा हुआ है और इंदु का ई अ के साथ मिलकर ए बन जाता है
और भारत जमा इंदु से एक नया शब्द भारतेंदु बन जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि जब 2 समान लघु स्वर आपस में मिलते हैं अथवा एक लघु स्वर दीर्घ स्वर से मिलता है तो उनकी संधि होने पर दीर्घ स्वर आ, ई, उ हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दीर्घ संधि में या तो 2 समान लघु स्वर मिलते हैं या एक लघु स्वर दीर्घ स्वर के साथ मिलता है, और जब उनकी संधि होती है तो वह दीर्घ स्वर आ, ई, उ बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त दीर्घ संधि में ऐसे शब्द भी आते हैं जिनमें ऋरि के साथ ऋरि मिलकर ऋरि ही बन जाते हैं, और इन सभी उदाहरणों को हम यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे परम जमा अनु, तो यहाँ म में अ छिपा हुआ है और अनु शब्द का अ और म में छिपा हुआ अ दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, और परम जमा अनु से परमाणु शब्द बन जाता है। उसी प्रकार हिम जमा आल्य, तो इसमें भी म में अ छिपा हुआ है और अ तथा आ मिलकर आ ही बन जाते हैं, और हिम जमा आल्य से हिमालय शब्द बन जाता है। महा जमा आत्मा, तो यहाँ पर महा में आ है और आत्मा का आ दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, और महा जमा आत्मा से महात्मा शब्द बन जाता है। उसी प्रकार सीमा जमा अंत, तो यहाँ म के साथ आ जुड़ा हुआ है और अंत शब्द का अ दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, और सीमा जमा अंत से एक नया शब्द सीमांत बन जाता है। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण: कवि जमा इंद्र कविंद्र, गिरि जमा इस गिरीश, मही जमा इस महिष, नारी जमा इंद्र नारिंद्र, भानु जमा उदय भानुदय, लघु जमा उर्मी लघु उर्मी, वधु जमा उर्मी वधु उर्मी, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दीर्घ संधि में ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें समान लघु स्वर मिलकर या तो दीर्घ हो जाते हैं या फिर लघु स्वर के साथ दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, और संधि होने पर आ, ई और उ बन जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दीर्घ संधि में ऐसे उदाहरण भी आते हैं जिनमें ऋरि के साथ ऋरि मिलकर ऋरि ही बन जाता है। जैसे पितृ जमा ऋण, तो इससे बना जो शब्द है वो है पितृण। इस प्रकार से दीर्घ संधि में आ, ई, उ और ऋरि से बने हुए शब्द आते हैं। गुण संधि: गुण संधि का अभिप्राय है स्वरों के गुणों में परिवर्तन हो जाना, अर्थात अ या आ स्वरों के बाद ई या ई, उ या उ अथवा ऋरि आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, यहाँ पर अ और ई मिलकर ए हो गए। उसी प्रकार गण जमा इस गणेश, महाजमा इंद्र महेंद्र, महाजमा ईश्वर महेश्वर। गुण संधि के अन्य उदाहरण: सर्व जमा उदय सर्वोदय, यहाँ पर अ के साथ उ मिलकर ओ बन गया। उसी प्रकार नव जमा उर्मी नवोर्मी, महाजमा उदय महोदय, महाजमा उर्मी
महोर्मी। और गुण संधि में ऐसे उदाहरण भी आते हैं जिनमें अ या आ के साथ ऋ मिलकर अर बन जाता है, जैसे सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि, राजा जमा ऋषि, राजर्षि। तो इस प्रकार से गुण संधि में अ या आ के साथ अन्य स्वर मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, और वृद्धि संधि के अंतर्गत ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें दो मात्राएं लगती हैं। इसमें यदि अ या आ के बाद ए या ए अथवा ओ या ओ आए तो क्रम से ए और ओ हो जाता है, जैसे एक जमा एक, एक एक। यहाँ पर अ के साथ ए मिलकर ए बन गया। उसी प्रकार सदा जमा एव, सदैव। वन जमा औसद, वनौसद। यहाँ पर अ के साथ ओ मिलकर ओ बन गया। उसी प्रकार से महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। मत जमा एक, मत एक। महा जमा एरावत, महेरावत। परम जमा औदार्य, परमोदार्य। महाजमा औषधि, महोषधि। इस प्रकार से वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए अथवा ओ या ओ आए तो क्रम से ए और ओ हो जाता है। यन संधि। जब ई, ऊ या ऋ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का य, ऊ का व तथा ऋ का र हो जाता है, जैसे अति जमा अधिक, अत्यधिक। यहाँ पर ई के साथ अ मिलकर य बन गया। उसी प्रकार इति जमा आदि, इत्यादि। अति जमा उत्तम, अति उत्तम। यहाँ ई और ऊ मिलकर यू बन जाएंगे। देवी जमा ऐश्वर्य, देवस्वर्य। प्रति जमा अंग, प्रत्यंग। यन संधि के अन्य उदाहरण अनु जमा अय, अन्वय। यहाँ पर ऊ के साथ अ मिलकर व बन गया। वधु जमा आगमन, वधवागमन। यहाँ पर ऊ के साथ आ मिलकर वा बन गया। अनु जमा इति, अन्विति। यहाँ ऊ और ई मिलकर वी बन गए। अनु जमा ऐसक, अन्वेषक। यहाँ ऊ और ए मिलकर वे बन गए। तनु जमा अंगी, तनवंगी। यहाँ ऊ और अंग मिलकर वंग बन गए। उसी प्रकार से ऋ के साथ अ मिलकर र बन जाता है, जैसे पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति। मातृ जमा आदेश, मात्रा, देश। यहाँ पर ऋ के साथ आ मिलकर रा बन गया। इस प्रकार से यन संधि में ई, ऊ तथा ऋ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर ई का य, ऊ का व तथा ऋ का र बन जाता है। यन संधि के अन्य उदाहरण अनु जमा अय, अन्वय। यहाँ पर ऊ के साथ अ मिलकर व बन गया। वधु जमा आगमन, वधवागमन। यहाँ पर ऊ के साथ आ मिलकर वा बन गया। अनु जमा इति, अन्विति। यहाँ ऊ और ई मिलकर वी बन गए। अनु जमा ऐसक, अन्वेषक। यहाँ ऊ और ए मिलकर वे बन गए। तनु जमा अंगी, तनवंगी। यहाँ ऊ और अंग मिलकर वंग बन गए। उसी प्रकार से ऋ के साथ अ मिलकर र बन जाता है, जैसे पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति। मातृ जमा आदेश, मात्रा, देश। यहाँ पर ऋ के साथ आ मिलकर रा बन गया। इस प्रकार से यन संधि में ई, ऊ तथा ऋ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर ई का य, ऊ का व तथा ऋ का र बन जाता है। अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है
तो ए का का आय, ओ का और ओ का आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन नयन, यहाँ पर ए के साथ मिलकर हो गया। गई जमा अक गायक, यहाँ पर ए के साथ मिलकर आय हो गया। उसी प्रकार भो जमा अन भवन, यहाँ पर ओ के साथ ऊ मिलकर हो गया। पो जमा अन पवन, यहाँ पर ओ के साथ ऊ मिलकर आव हो गया। नई जमा इका नायिका, यहाँ पर ए के साथ ई मिलकर आई हो गया। नो जमा इक नाविक, यहाँ पर ओ के साथ ई मिलकर आवी हो गया। तो जमा एव तावेव, यहाँ पर ओ के साथ ए मिलकर आवे हो गया। भो जमा उक भावुक, यहाँ पर ओ के साथ ऊ मिलकर आऊ हो गया। इस प्रकार से अयादी संधि में ए ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का हो जाता है और ओ का आव हो जाता है। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन अथवा किसी स्वर के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यंजन के साथ कोई दूसरा व्यंजन या फिर कोई स्वर मिलता है और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे जगत जमा अम्बा जगदम्बा, यहाँ पर त के नीचे हलंत लगा हुआ है और त के साथ मिलने से वह द में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से सत जमा मार्ग सन्मार्ग, सम जमा कल्प संकल्प। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस नियम के अनुसार पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक जमा गज दिग्गज, यहाँ पर क ग में बदल गया। अच जमा अंत अजंत और च ज में परिवर्तित हो गया। जगत जमा इस जगदीश, यहाँ पर त द में बदल गया। सट जमा आनन सड़ानन, और उसी प्रकार से अप जमा ज अब्ज। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। व्यंजन संधि का अगला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे वाक जमामय वांगमय, यहाँ पर क अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से सत जमा मार्ग सन्मार्ग, सट जमा मास सन्मास, अप जमा मानम अम्मानम, उत जमा मुख उन्मुख। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार किसी भी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगले नियम के अनुसार यदि पहले शब्द के अंत में त या द हो और दूसरे शब्द के अंत में च या छ हो तो त और द का च हो जाता है, और न के बाद यदि ज आए तो न का अय हो जाता है। जैसे उत जमाचारण उच्चारण, यहाँ पर त के बाद च आने से त च में परिवर्तित हो गया।
उसी प्रकार से सत जमा चरित्र सच्चरित्र, उत जमा छत्र उच्छत्र और शत्रुंज जमा जय शत्रुंजय। तो इस प्रकार से इस नियम में त और द के बाद च या छ के आने से च में परिवर्तित हो जाता है और न के बाद यदि ज आए तो न का अय हो जाता है। व्यंजन संधि के अगले नियम के अनुसार यदि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। जैसे उत जमा लेख उल्लेख, यहाँ पर त के बाद ल आने से त ल में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार तत् जमा लीन तल्लीन। और अगला नियम यदि त और द के पश्चात ज या झ आए तो ज हो जाता है, अर्थात त या द के बाद अगर ज या झ आए तो वह ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा ज्वल उज्ज्वल, यहाँ पर त के बाद ज आने से यह ज में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार सत जमा जन सज्जन, उद जमा झटिका उज झटिका। इस प्रकार से इस नियम में त और द के बाद ज या झ आने से ज हो जाता है। इस नियम के अनुसार यदि त थ द न के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट ठ ड ढ अण आए तो त का ट व ड तथा न का अण हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका तट्टिका, यहाँ पर त के बाद ट आने से ट में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार वृत्त जमा टीका वृट्टिका, यहाँ पर भी ट में परिवर्तित हो गया। उत जमा डयन उड्डयन, यहाँ त के बाद ड आने से ड में परिवर्तित हो गया। महान जमा डमरू महान डमरू, और यहाँ न के बाद ड आने से न अण में परिवर्तित हो गया। तत् जमा डमरू तड्डमरू, और यहाँ त के बाद ड आने से ड में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से त थ द ध न के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट ठ ड ढ अण आए तो त का ट व ड हो जाता है और न का अण हो जाता है। व्यंजन संधि के अगले नियम में यदि त के बाद स आए तो त के स्थान पर च हो जाता है और स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, यहाँ पर त के स्थान पर च हो गया और स के स्थान पर छ हो गया, अर्थात त च में परिवर्तित हो गया और स छ में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार उत जमा श्वास उच्छ्वास, तत् जमा शिव तच्छिव। और अगले नियम के अनुसार यदि त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जमा हार उद्धार, यहाँ पर त द में परिवर्तित हो गया और ह ध में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार उत जमा हत उद्धत, पद जमा हति पद्धति। इस प्रकार से त का द और ह का ध हो जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो स्वर और छ के बीच में च हो जाता है, अर्थात कोई भी स्वर हो और उसके बाद यदि छ आए तो स्वर और छ के बीच में च आ जाता है। जैसे आ जमा छादन आच्छादन, यहाँ पर आ एक स्वर है और छ एक व्यंजन है एक वर्ण है और दोनों की संधि करने पर इनके बीच में च आ गया। उसी प्रकार वि जमा छेद विच्छेद, अनु जमा छेद अनुच्छेद, सव जमा छंद स्वछंद, संधि जमा छेद संधिच्छेद। इस प्रकार से किसी भी स्वर के बाद छ के आने से स्वर और छ के बीच में च आ जाता है। अगले नियम के अनुसार म के बाद
जिस वर्ग का व्यंजन आता है म उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वार व्यंजन बन जाता है। अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि म हो और उसके बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है म उसी वर्ग का पांचवा अक्षर अथवा अनुस्वार व्यंजन बन जाता है। जैसे समजमाकल्प, संकल्प, यहाँ पर म के बाद क आया है और म क वर्ग का पांचवा अर्थात नासिक्य व्यंजन बन गया। और संकल्प को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से समजमाजय, संजय, इसे भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, समजमापूर्ण, संपूर्ण, और समजमादेह, संदेह, समजमातोष, संतोष। इस प्रकार से म के बाद जिस वर्ग का भी व्यंजन आता है म उसी वर्ग का या तो नासिक्य व्यंजन बन जाता है या फिर अनुस्वार बन जाता है। इस नियम के अनुसार म के बाद यदि य, र, ल व स, स, ह आए तो म का सदैव अनुस्वार ही रहता है। अर्थात म के बाद इनमें से कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजमा योग, संयोग, यहाँ पर सम और योग की संधि करने पर म के स्थान पर अनुस्वार हो गया। उसी प्रकार समजमासार, संसार, समजमावाद, संवाद, समजमारक्षण, संरक्षण, समजमाविधान, संविधान, समजमाशय, संशय। इस प्रकार से म के बाद यदि य, र, ल व स, स, ह आए तो म का हमेशा अनुस्वार होगा। व्यंजन संधि के अगले नियम के अनुसार यदि ऋ, र तथा स के बाद न व्यंजन आता है तो वह अण में बदल जाता है। जैसे ऋ जमा न, ऋण, यहाँ पर ऋ के बाद न आया और वह संधि करने पर अणा बन गया। उसी प्रकार से पुर जमा न, पूर्ण, परि जमा नाम, परिणाम, त्रिश जमा ना, तृष्णा, हर जमा न, हरण। इस प्रकार से ऋ, र तथा स के बाद न व्यंजन के आने से वह अण में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि के अगले नियम के अनुसार यदि स से पहले अ या आ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो स का स हो जाता है। अर्थात स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स के स्थान पर स हो जाता है। जैसे अभिजमासेक, अभिषेक, निजमासेद, निषेध, अनुजमासंगी, अनुसंगी, सुजमासुप्ति, सुसुप्ति। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिनमें स में परिवर्तित नहीं होता। जैसे अनुजमासरण, अनुसरण, विजमास्मरण, विस्मरण, अनुजमास्वार, अनुस्वार। इस प्रकार से स व्यंजन से पहले अ या आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो तो स का स हो जाता है। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे निहि जमा बल, निर्बल, यहाँ पर विसर्ग का र बन गया। नमः जमाते, नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स बन गया। और उसी प्रकार से निहि जमा फल, निष्फल। विसर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। पहले नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स, यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का स, और यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निहि जमा चय,
निश्चय, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स हो गया। उसी प्रकार से निहि जमा छल, निश्छल। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। निहि जमा ठुर, निष्ठुर। मनः जमा ताप, मनस्ताप। और निहि जमा तेज, निस्तेज। विसर्ग संधि के अगले नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद स, से और स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता या वह आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। अर्थात विसर्ग के बाद स, से और स में से कोई भी व्यंजन आता है तो या तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा या फिर विसर्ग के बाद इनमें से जो भी व्यंजन होगा विसर्ग उसका रूप ले लेगा। अर्थात विसर्ग के स्थान पर वही व्यंजन बन जाएगा, वही व्यंजन हो जाएगा। जैसे दुहु जमा शासन, दुशासन या फिर दुस्शासन। निहि जमा संकोच, निसंकोच या निस्संकोच। निहि जमा संतान, निहि संतान या निस्संतान। इस प्रकार से इस नियम में या तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा या वह आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। और अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ व्यंजन में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः जमाकरण, अंतःकरण। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। इस प्रकार से क, ख, प, फ यदि विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग संधि के इस नियम में यदि विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निहि जमा पाप, निष्पाप। दुहु जमा कर्म, दुष्कर्म। दुहु जमा कर, दुष्कर। निहि जमा फल, निष्फल। और निहि जमा कलंक, निष्कलंक। इस प्रकार से विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग संधि के अगले नियम में यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अर्थात विसर्ग से पहले अ या आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुहु जमा उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ पर विसर्ग का र बन गया। उसी प्रकार दुहु जमा गुण, दुर्गुण। दुहु जमा लभ, दुर्लभ। निहि जमा मल, निर्मल। निहि जमा बल, निर्बल। और अंतः जमागत, अंतर्गत। विसर्ग संधि का अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर और उसके आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन से तात्पर्य है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हो या फिर य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा योग, मनोयोग। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। उसी प्रकार से तपः जमा बल, तपोबल। पयः जमा द, पयोद। यशः जमा दा, यशोदा। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। और अधः जमा पतन, अधो पतन। विसर्ग संधि के इस नियम में यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का
लोप हो जाता है और उसके पहले का हर्षव स्वर दीर्घ हो जाता है, अर्थात विसर्ग के बाद र आने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले जो हर्षव स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रोग, निरोग, यहाँ पर हर्षव स्वर दीर्घ हो गया, निहि जमा रज, नीरज, और यहाँ पर भी हर्षव स्वर दीर्घ स्वर बन गया। अगला नियम, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर अगर आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव, यहाँ पर विसर्ग लुप्त हो गया। और विसर्ग संधि का एक नियम और है जिसमें विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा कार, यहाँ पर विसर्ग के बाद क आया है और विसर्ग के स्थान पर स बन गया और इनकी संधि होने पर जो शब्द बना वह है नमस्कार। उसी प्रकार पुरह जमाकार पुरस्कार, बहा जमाकर भास्कर, इस प्रकार से विसर्ग का स बन जाता है। हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम भी लागू होते हैं, इसलिए हम संधि के यहाँ कुछ अन्य उदाहरण भी पढ़ेंगे। जैसे यह जमा ही, यही, किस जमा ही, किसी, जब जमा ही, जभी, कब जमा ही, कभी। यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनि के बाद ह आने से वह महाप्राण ध्वनि बन गई, क्योंकि जब अल्प प्राण ध्वनि के बाद ह आता है तो वह महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। और अल्प प्राण व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। कान जमा कटा, कनकटा, आधा जमा खिला, अधखिला, यहाँ पर एक ध्वनि का लोप हो रहा है। जैसे कान में आ स्वर है लेकिन कनकटा में यहाँ आ स्वर का लोप हो गया। उसी प्रकार से अधखिला में भी आ स्वर का लोप हो गया। मामा जमा एरा, ममेरा, गांव जमा आर, गंवार। यह संधि प्रत्यय के योग से बनी है क्योंकि एरा और आर दोनों प्रत्यय हैं। खा जमा आ, खाया, ले जमा ए, लीजिए। यहाँ पर किसी नए वर्ण के आने से संधि हो रही है। जैसे खा जमा आ में य नया वर्ण आया है और ले जमा ए में ज जो है नया वर्ण आया है। उत्तर जमा खंड, उत्तराखंड, दीन जमा नाथ, दीनानाथ। यहाँ पर हर्षव स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया है। घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार। छोटा जमापन, छुटपन। और यहाँ पर स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। तो आज के इस पाठ में हमने संधि व संधि के भेद पढ़े हैं। मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।